नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रशिक्षार्थ प्रीतम पे। आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ 3 की चर्चा करने वाले हैं। यह पाठ 3 जो है वो अलस कथा है। अलस कथा का मतलब होता है आलसियों की कथा। अलस कथा का मतलब क्या होता है? आलसियों की कथा। जो काम करने के स्वभाव से कम हो, मतलब जिनके स्वभाव में काम करना नहीं हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आलसी। और इनकी कथा को ही अलस कथा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, एक विशेष मैसेज जो आप सबों के लिए है, जो 10th क्लास के इस बार एग्जाम देने वाले छात्र हैं, यदि वे 90% की आशा संस्कृत में करते हैं तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए, आप यहाँ से हर चीज की, हर चैप्टर की तैयारी करें। 90% प्लस मार्क्स आप जरूर एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस बार 10th के एग्जाम में। ठीक है, तो ये अलस कथा चैप्टर है। अब देखते हैं सबसे पहले इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही हेवी लेवल है इस बार एग्जाम में, जो कि जानते हैं 50% है। और 50% में 25 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बुक से होते हैं। ठीक है, और यही ऐसे ही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो कि बनाए जाते हैं बुक से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कहानी मतलब अलस कथा के रचनाकार कौन है। तो ये है विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो मिथिला के एक सर्वश्रेष्ठ कवियों में स्थान रखने वाले कवि थे, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था पुरुष परिच्छेति, मतलब पुरुषों की परीक्षा। पुरुष की परीक्षा एक ग्रंथ का नाम है जिसके रचनाकार है विद्यापति। और यहीं से इस ग्रंथ से एक छोटा सा कहानी लिया गया है जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा मीन्स आलसियों की कथा। ठीक है, अब इस पाठ में किस राज्य की चर्चा की गई है? तो चर्चित राज्य मिथिला है। मिथिला राज्य की चर्चा इस पाठ में की गई है। और मिथिला के मंत्री कौन है? तो वो है वीरेश्वर। याद रखने वाली बातें हैं कि अलस कथा पाठ 3 जो कक्षा 10th के लिए है। इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। चर्चित राज्य मिथिला, मंत्री का नाम वीरेश्वर। अब जो है कि इस कहानी में होता क्या है कि एक बार होता है कि वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो अपने राज्य के परिभ्रमण करने के लिए निकलते हैं कि क्या परेशानियां हैं राज्य में, क्या कठिनाइयां हैं। उन चीजों को समाधान के लिए वो निकलते हैं और देखना चाहते हैं कि राज्य में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो घूमने के दरमियान उन्होंने देखा कि उनके राज्य में आलसियों की संख्या अधिक हो गई है, जिसके कारण सारे लोग त्रस्त हैं। आलसियों के परिवारजन जो है वो भी उससे ज्यादा परेशान है। तो उनके मन में आया कि वे क्यों ना एक आलसालय का निर्माण कर दें। आलसालय मतलब जहां पर आलसियों का रहने का प्रबंध किया जाए, उन्हें मुफ्त में खाना, रहना और कपड़े वगैरह मुहैया कराया जाए। तो इन सब जगहों के लिए एक आलसालय का निर्माण मंत्री वीरेश्वर ने करवाया। कहाँ? मिथिला में। जब आलसालय का निर्माण हो गया तो देखा गया कि जितने भी वास्तविक आलसी थे वो तो आए ही, और उनके साथ वे लोग भी आ गए जो वास्तविक में आलसी नहीं थे। मतलब अपने जाति का सुख देखे और सभी लोग आधम के। सभी लोग आलसालय में आए और लेट गए, जो वास्तविक आलसी थे वो भी और जो नहीं थे वो भी। ऐसी स्थिति को देखकर सिपाहियों ने मंत्री को तुरंत सूचित किया कि देखिए मंत्री जी, ऐसा है कि हम लोगों ने आलसियों के लिए आलसालय का प्रबंध करवाया और यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग आकर के लेटे हुए हैं, सभी कह रहे हैं कि मैं आलसी हूँ, मैं आलसी हूँ। इस स्थिति में वीरेश्वर ने कहा कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुरुष की परीक्षा कर लेते हैं, कौन वास्तविक आलसी है और कौन वास्तव में आलसी नहीं है। इस चीज की परीक्षा है तो आलसालय के जितने भी खिड़की थे, दरवाजे थे, उनको खोल दिया गया और उसके बाद उस आलसालय में आग लगा दी गई। ठीक है, ये था परीक्षा के लिए एक छोटा सा युक्ति जो कि मंत्री वीरेश्वर का था। ठीक है, क्या किया गया कि आलसालय में आग लगा दिया गया। जैसे ही आग लगी आलसालय में, जितने भी धूर्त आलसी थे वो सभी पलायित हो गए, तुरंत निकले और भाग गए। आग को जैसे ही देखा सभी लोग निकलकर भागे वहां से। लेकिन वहां पर 4 आलसी जो कि नहीं उठे और नहीं भागे। ठीक है, प्रमुख आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4। 4 आलसी। अब जब कोलाहल सुना, शोर सुना, अगल बगल में चारों ओर शोर मच रही थी कि क्या हो रहा है, तो उसमें से प्रथम आलसी जो था उसने कहा कि अहो कथियम कोलाहल, मतलब किस चीज की ये शोरगुल हो रही है, हल्ला क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे ने कहा तर्कते अस्मिन गृहे अग्नि लागो अस्ति, मतलब कि मेरा तर्क है कि जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं उसमें आग लग गई है। सभी जो थे, चारों आलसी जो थे, वो अपने मतलब पूरे शरीर को एक उजले वस्त्र से ढके हुए थे और उसी तरह से सज्जा पर लेटे हुए थे। और उसमें पहला क्या कहता है? अहो कथयम कोलाहला, किस चीज की हल्ला शोरगुल हो रही है। ठीक है, दूसरे ने क्या कहा कि मेरा तर्क है कि जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं शायद उस घर में आग लग गई है। मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसी घर में आग लगा है। ठीक है, वो आराम से सोया हुआ है और अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा है मित्रों के बीच में। अब तीसरा जो था उसने क्या कहा? कोपी तथा धार्मिको नास्ति, मतलब कोई इस संसार में धार्मिक नहीं है जो इस अग्नि को बुझा दे और हम लोग सुरक्षित यहीं रह जाएं, मतलब यहाँ से उठना भागना नहीं पड़े, परेशान न होना पड़े। तीसरे का यह कथन था। तो चौथे ने क्या कहा?
अयो वाचाला कति वाचयानि वक्तुस्मक्तः, मतलब अरे बहुत बोलने वालों, तुम लोग कितना अधिक बोलते हो। वाचाल मतलब होता है अधिक बोलने वाला, ठीक है। अरे वाचाल, तुम लोग वास्तव में अधिक बोलते हो, और तुम लोग चुपचाप कम से कम सो जाओ, वही होगा जो ईश्वर की इच्छा होगी, ठीक है। इस तरह से इन चारों के बीच यह वार्तालाप हुई। वार्तालाप को जैसे ही मंत्री के सिपाहियों ने सुना, उन्हें लगा कि अब यह वास्तविक आलसी है, वास्तव में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यह मृत्यु का भार किस पर जाएगा, तो मंत्री वीरेश्वर पर। इसलिए मंत्री ने आदेश दिया कि तुम इस चारों आलसियों को, सिपाही अंदर जाकर के और उसके बाल को पकड़कर खींचकर बाहर निकाल दे। सिपाहियों ने ठीक ऐसा ही किया, आलसालय में प्रवेश किया। चारों ओर आग थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने चारों आलसियों के बाल को पकड़कर खींचते हुए बाहर निकालकर आलसालय के बाहर पटक दिया, ठीक है। तो इस तरह से यह कहानी खत्म हुई, और वहां पर एक महान पुरुष थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और उनके मुख से सहसा ही एक श्लोक निकला, पति रेव गति स्त्रीणांग बालका नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल्लो के कारुणिकम बिनांग। मतलब कि एक बालक की जो गति है, सॉरी, एक स्त्री की जो गति है वो कौन होता है, उसका पति। मतलब उसका सर्वस्व, एक स्त्री का सर्वस्व कौन होता है, उसका पति। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक छोटे से बालक का सारा गति उसकी माँ होती है, उसे यदि छोटी सी चोट लगे या बड़ी सी खुशी मिले, वो सबसे पहले जाके अपने माँ के साथ उसको शेयर करता है, उसको बताता है, तो वो उसकी माँ होती है, उसकी गति। और यहाँ पर एक स्त्री की जो भी गति है, जो भी खुशी है, जो भी गम है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बताती है। ठीक उसी तरह से इस संसार में जितने भी आलसी हैं, उनका गति कौन है, तो यहाँ पर जितने भी करुणा निधान व्यक्ति हैं, जो करुणिक हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि जितने भी आलसी हैं, उनकी गति के रूप में इस संसार में मौजूद है। यदि वो नहीं होते, वो सिपाही जिनके अंदर दया की भावना थी, वो नहीं होते, तो संभवतः इन चारों आलसियों की मृत्यु हो जाती आग लग जाने से। लेकिन ये लोग बाहर निकलने वाले नहीं थे, तो इसलिए यह इस कहानी का नाम ही पड़ा है अलस कथा। आलसियों के बारे में विस्तृत जानकारी, क्या उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, वो कहाँ तक सोच सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप लोग मैसेज करें, लिखें कमेंट में कि समझ में आया या नहीं। इसी तरह से आप पूरे कहानी को, जितने भी बुक में स्टोरी है, उनको रट जाइए। रटने की तो जरूरत ही नहीं है, कहानी सुना रहा हूं उसको सुनिए और समझिए। ऐसा करने से आपको 25 नंबर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर। 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। उसके बाद 16 नंबर का जो 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पूछा जाता है। जैसे कि इस कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार प्रश्न उठा है कि अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह प्रश्न हिंदी में है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो 16 नंबर इसमें और ऐड हो गया। उसके बाद बचा और पत्र लेखन, ग्रामर वगैरह, उन सभी चीजों की पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, लोगों को जोड़े, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो परेशानी हो रही है उसको कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।